भारत के दो सर्व प्रमुख प्रतीक चिन्ह सिंह चतुर्मुख और अशोक चक्र मगध से ही निकल कर आए हैं और बिहार 2000 वर्ष पूर्व मगध के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन बिहार का चिरस्थायी योगदान इन प्रतीकों से भी कहीं ज्यादा गहरा है। हमारी आज की शासन व्यवस्था, धर्म, कला और इस्तेमाल में आने वाले सिक्के भी गौरवशाली बिहार से ही प्रभावित हैं। इस संग्रहालय की इतिहास दीर्घा में हमारे पूर्वजों की कहानी है, जिन्होंने लगभग 4 लाख वर्ष पहले गंगा के उपजाऊ तटों पर अपने जीवन की शुरुआत शिकारी एवं संग्राहक के रूप में की थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को अपने पर्यावरण और भौगोलिक परिवेश के अनुकूल ढाल लिया। उन्होंने चित्रकारी के जरिए अपने दैनिक जीवन को अभिव्यक्त भी किया, जिसे हम आज भी कैमूर की पहाड़ियों में देख सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को बचाए रखने की कोशिशों में बेहतर सोच की परंपरा को जन्म दिया। इसी क्रम में बिहार में कई दार्शनिक आंदोलनों और विचारकों का आगमन हुआ। लगभग 2500 वर्ष पहले महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। इनके समकालीन महावीर को जैन धर्म का 24वां और आखिरी तीर्थंकर माना जाता है। भगवान महावीर ने यही जैन धर्म के सिद्धांतों के उपदेश दिए। गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेशों ने आगे चलकर भारत और विश्व की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसी दौरान मगध एक प्रभावशाली राजनीतिक क्षेत्र के रूप में उभर कर आया तथा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार चाणक्य ने साम्राज्य के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु एक शास्त्र की रचना की, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना गया। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सुव्यवस्थित मौर्य शासन तथा संरक्षण में विविध कलाओं का विकास हुआ, जिसमें टेराकोटा शिल्प भी एक है। इस कला का उल्लेख संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी में मिलता है। कलाकार पत्थरों के काम में भी माहिर थे, जिसका प्रमाण दीदारगंज की सुप्रसिद्ध यक्षी प्रतिमा है। वर्तमान पटना के कुम्हरार नामक स्थल पर खुदाई के क्रम में एक 80 स्तंभों वाला सभागार प्रकाश में आया है। ये मौर्यकालीन वास्तुकला के लकड़ी से पत्थर की ओर विकास को दर्शाता है। आगे जाकर सम्राट चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक के कारण बिहार के इतिहास में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में विजयी होकर भी निराशा और ग्लानि में डूब गए। युद्ध में हुए रक्तपात के कारण उन्हें एहसास हुआ कि हिंसा निरर्थक है। इस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अपने साम्राज्य के अतिरिक्त बाहरी प्रदेशों में भी किया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेखों पर समाज कल्याण के आदर्शों को अंकित करवाया। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में पाए गए शिलालेख अशोक द्वारा जैन धर्म तथा अन्य छोटे समुदायों जैसे आजीविक को दिए गए संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इतिहास दीर्घा हमें गुप्त शासन के 300 वर्षों की यात्रा की ओर ले जाती है, जिसे भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में बिहार में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। इस रचना ने अब तक कई पीढ़ियों के खगोलविदों और गणितज्ञों पर गहरा प्रभाव डाला। गुप्त काल में ही बिहार के प्राचीनतम एवं अब तक जीवंत मुंडेश्वरी मंदिर का भी निर्माण हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने बिहार को एक शैक्षणिक केंद्र बनाया। उन्होंने ही नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी व तेलहारा जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को विकसित किया। इन विश्वविद्यालयों ने आगे चलकर पाल वंश के समय में और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। संग्रहालय में रखी पाल कालीन बौद्ध व हिंदू मूर्तियां
इस समय के कलाकारों की कलात्मक दक्षता एवं अभिव्यक्ति की सक्षमता को दर्शाती है। इनका विकास पाल वंश के 400 वर्षों की शासन अवधि व संरक्षण के दौरान हुआ। पूर्व मध्यकाल एक तरह से सत्ता परिवर्तन का काल रहा। इतिहास दीर्घा सी ये दर्शाती है कि किस तरह बिहार ने इस अशांत समय में भी अपनी सामरिक नीति की महत्ता को बनाए रखा। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों पर सुव्यवस्थित प्रशासन चलाया। अपने 5 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल के दौरान विभिन्न व्यापार मार्गों को जोड़कर शेर शाह सूरी ने सड़क ए आजम बनाई, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने ही उस समय रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, जो वर्तमान मुद्रा रुपया का पूर्व रूप था। शेर शाह सूरी द्वारा सासाराम में बनवाया शानदार मकबरा उनकी चिरस्थायी विरासत की गवाही देता है। सूरी वंश के पतन के बाद भारत के उत्तरी भाग में मुगलों का वर्चस्व कायम हुआ। बादशाह अकबर के शासन के समय बिहार मुगलों के 12 मुख्य प्रांतों में से एक में गिना जाने लगा। इसी समय बिहार सूफी मत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। ये प्रदेश शेख याहिया मनेरी जैसे संतों का वास रहा, जिनकी खूबसूरत मजार आज भी हम मनेर शरीफ में देख सकते हैं। सिख धर्म की आध्यात्मिक तरंगों ने भी बिहार में गंगा के तट को छुआ। पटना में ही सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। हरमंदिर साहब को सिखों के 5 तख्तों में से एक गिना जाता है। समुद्री मार्गों और व्यापार के विकास के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंची। अंग्रेजी प्रभाव से कलमबंद प्रमाणों की परंपरा शुरू हुई। पटना कलम चित्रकला इसी परंपरा का एक उदाहरण है, जिसमें जनसाधारण की छवि मिलती है। परंतु जल्द ही अंग्रेजों के आर्थिक नियंत्रण ने बिहार पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। किसानों को अनाज की फसलों की जगह अफीम और नील जैसी नकदी फसलों को जबरन उगाना पड़ा, जिसके कारण बिहार में कई भयानक अकाल पड़े। अकाल के समय ही अनाज के संग्रह हेतु अंग्रेजों ने गोल घर का निर्माण करवाया, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरन विश्व भर में फैले यूरोपीय देशों के खेतों में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए बतौर ठेके पर जाना पड़ा। आज मॉरिशस, सूरीनाम व फिजी जैसे देशों में इन लोगों ने अपने बिहारी मूल के साथ एक नई पहचान बनाई है। बिहारी संतति दीर्घा गर्वपूर्वक आपका परिचय बिहारी मूल के ऐसे प्रधानमंत्रियों, लेखकों, क्रिकेट खिलाड़ियों और कलाकारों से कराती है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की संपन्नता में योगदान दिया है। इधर भारत में जैसे जैसे औपनिवेशिक ताकतों का अत्याचार बढ़ा, वैसे वैसे आजादी की पुकार और भी बुलंद होती गई। स्वाधीनता आंदोलन को बिहार के चंपारण सत्याग्रह से बहुत बल मिला। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी ने की। भारत का सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने ही शुरू किया, जिसने भारतीयों की एक संपूर्ण पीढ़ी को स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हम बिहार के इतिहास के बारे में जो भी जानते हैं, वो सब हमें कला, शिलालेख और वास्तुशिल्प के उदाहरणों से पता चला है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक हुए। उन्होंने पूर्व प्रसिद्ध चीनी यात्री जैसे ह्यून सैंग की यात्रा विवरण का अध्ययन किया और उसकी मदद से उन्होंने नालंदा की खोई हुई विरासत को ढूंढ निकाला। आज भी नालंदा में चल रही खुदाई से नई व अद्भुत वस्तुएं सामने आ रही हैं। इनसे नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ नई और आश्चर्यजनक बातों का पता चलता है। नालंदा से थोड़ी दूर तेल्हारा है, जहां अभी बिहार राज्य का पुरातत्व निदेशालय खुदाई कर रहा है। इस उत्खनन से ये पता चलता है कि तेल्हारा भी कभी नालंदा की तरह ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। बिहार जैसे गतिशील राज्य की संपूर्ण कहानी कहना
और उसके बारे में जानकारी दे पाना इतने थोड़े से समय में संभव नहीं। इस अद्भुत प्रदेश की जिज्ञासु व उत्सुक प्रवृत्ति के कारण हर दिन हमें इसके किसी नए पहलू के बारे में पता चलता है। बिहार संग्रहालय इस प्रदेश की समृद्ध विरासत और यहाँ के स्वाभिमान और अनुकरणीय स्वभाव की मानसिकता को सलाम करता है। आइए बिहार संग्रहालय में आकर बिहार के महानतम ऐतिहासिक क्षणों का अनुभव करें।